फ़िलहाल जेएनयू सुर्खियों में भी है और जेएनयू को ख़त्म करने की साजिशें भी की जा रही है। उमर खालिद, कन्हैया, शैला ये ऐसे नाम हैं जो जेएनयू को बचाने के लिए, जेएनयू में जो एट्रॉसिटीज़ है, जो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत आगे जो रहते हैं वो नाम हैं। तो फ़िलहाल के मौजूदा हालात जेएनयू के कैसे हैं? देखिए, अगर आप आज सिर्फ जेएनयू ही नहीं, हर एक विश्वविद्यालय में जितने सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय, अगर आप उसके रूट कॉज में जाके देखें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो सरकार की उच्च शिक्षा की नीति है वो बहुत ही ज़्यादा पहले दिन से जब से आई है एक एजेंडा के साथ वो काम कर रही है कि विश्वविद्यालयों के कैरेक्टर को बदलना है, विश्वविद्यालय में कौन पढ़ सकते हैं, कौन नहीं पढ़ सकते हैं, उस एडमिशन पॉलिसीज़ को बदलना है और विश्वविद्यालयों में अपने विचारधारा को थोपना है। और इस सब के लिए अलग अलग षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। तो कभी फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में अपने विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले इंसान को डायरेक्टर बनाया जाएगा, एचसीयू में अप्पा राव को बनाया जाएगा, जेएनयू में जगदीश कुमार को बनाया जाएगा, ऐसे वाइस चांसलर लाए जाएंगे। संघी गुंडों को खुली छूट दी जाएगी, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, रोहित वेमुला के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, नजीब अहमद के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ों को दबाने के लिए अलग अलग षड्यंत्र अपनाए जाएंगे। तो कभी वो 9 फरवरी के बाद एक मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ लोगों को देशद्रोह के केस में अरेस्ट कर लेना हो, या फिर रोज़मर्रा के लेवल पे जिस किस्म से हमले हो रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट पे आज इंक्वायरी है, कितने सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर है, टीचर्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है और अपने संघ की विचारधारा से जो इत्तेफाक रखते हैं उन लोगों को लाया जा रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा गेम प्लान है कि विश्वविद्यालयों के चरित्र को बदल दिया जाए और साथ साथ जो बड़े पूंजीपति कंपनीज़ हैं वो भी अब विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन की फील्ड में एक बड़ा बिजनेस देख रहे हैं, तो उनको लाया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन को ख़त्म किया जाए। और ये जो पूरी कहानी बताई गई कि टैक्स पेयर का पैसा लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो एक तरीका है उनका एक नया कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का सोसाइटी के अंदर कि टैक्स का पैसा शिक्षा पे खर्च नहीं होना चाहिए और शिक्षा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होनी चाहिए। तो अगर 3 लाख 5 लाख फीस होगी विश्वविद्यालयों के अंदर तो सही बात है, हम जैसे लोग कभी विश्वविद्यालयों में पढ़ ही नहीं पाएंगे। और यही वो चाहते हैं कि शिक्षा को, बड़े तबके को शिक्षा से दूर रखा जाए। इस एजेंडा को लेके ही वो काम कर रहे हैं और उसी के खिलाफ ये जितने प्रतिरोध की आवाज़ें हैं, सिर्फ जेएनयू नहीं, जेएनयू, टेस्ट, पटना यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है, उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में साइनाइडाइड लगा दिया है। तो यही इनका एजेंडा है कि शिक्षा को ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उच्च शिक्षा रहेगी तो योगी जी की जो गौशाला की दुकान है और उस पर जो राजनीति होती है वो राजनीति बंद हो जाएगी। जिस किस्म के टिप्पणियाँ देते रहते हैं यहाँ के बड़े बड़े मंत्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कि हमारे भारत देश में हज़ारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी होती थी, या फिर बंदर से इंसान हम बने ही नहीं, तो जो लोग बंदर ही रह गए हैं आज वो चाहते हैं कि शिक्षा ख़त्म कर दी जाए। जहाँ तक 9 फरवरी की बात है, वो जो इंसिडेंट हुआ था, आज़ादी के जो नारे लगे थे, उसी तरह का उसके ताल्लुक से आप लोगों के ऊपर केस बुक किया गया, आप लोगों को जेल भेजा गया। उसका वो केस का अभी मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा केस जो था वो जनता की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है उसका प्राइम एग्जाम्पल है। फरवरी 2016, मार्च 2016 ऐसा लगा देश में कोई और मुद्दा है ही नहीं, बस जेएनयू में कुछ नारे लगे हैं, वही मुद्दा है और उसी पे पूरी चर्चा देश की होनी चाहिए। मज़ेदार बात यह है कि आज 2.5 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं, आज तक उस केस में चार्जशीट दर्ज नहीं हुई, हमारे खिलाफ मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ। और मैं तो यहाँ से चैलेंज करना चाहता हूँ उन लोगों को, मैं चाहता हूँ कि वो लोग चार्जशीट दर्ज करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चार्जशीट दर्ज करेंगे, मुकदमा के कोर्ट में आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए कभी मुकदमे को वो शुरू ही नहीं करना चाह रहे, इस चीज़ को लटका के रखना चाह रहे हैं। जैसे 20 साल से बोला जा रहा है राम मंदिर बनने वाली है, ऐसे आई थिंक 20 साल तक ये भी चलता रहेगा कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, कभी उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो कोर्ट में आए। दिस केस दे वांट टू पुट इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और वो पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ देख रहा था कि बिहार के अंदर जब बाईपोल इलेक्शन बीजेपी हारी तो वही डॉक्टर्ड वीडियोस, उसी प्रकार के डॉक्टर्ड वीडियोस दिखाने लगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और जो नारे जेएनयू में लगे थे वही नारे बिहार में लग रहे हैं, और बाद में पता चला कि वो भी डॉक्टर्ड वीडियो था। तो ये इस तरीके के इमोशनल इश्यूज़ को उठा के वो असली मुद्दों को भी लाना ही नहीं चाहते। फरवरी मार्च 2016 में जब पूरा देश डिबेट कर रहा था कि जेएनयू में कौन से नारे लगे, उस वक्त एक पूरा बजट पास हो गया और इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। आज के समय में भी इस किस्म के इश्यूज़ को बना के मैन्युफैक्चर करके जो असली मुद्दे हैं इस देश के आवाम के, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, पब्लिक हेल्थ का मुद्दा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुद्दा हो, हमारे कृषि में जो संकट आया है, इतने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी उन्होंने मार्च निकाली, इन सब मुद्दों पे कोई डिबेट ना हो।
और कुछ फेक मुद्दों को बनाया जाए, और एक फेक न्यूज़ किया तो पूरा एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया इस सरकार ने। तो वही चीज़ थी जो षड्यंत्र जेएनयू से शुरू हुआ। आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह वो चीज़ गेम प्लान को रचा जा रहा है। अचानक पिछले 15 दिन में फिर जेएनयू के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो क्या इससे बच्चों की तालीम मुतासिर होती है या नहीं होती है? एक तो सवाल है, तालीम तो मुतासिर होगी, मगर इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है? देखिए, जेएनयू का जो हालात हैं वो 2 साल से ही ख़राब हैं। बहुत सारे लोग जब मैं बाहर जाता हूँ और जब बात करते हैं जेएनयू की, तो उनको वो फरवरी मार्च 2016 ही याद आता है, जब वो पूरा एक नेशनल डिबेट जेएनयू के अराउंड हुआ। लेकिन हम लोग जो जेएनयू में हैं, हम जानते हैं कि हालात उसके बाद कभी बेहतर ही नहीं हुए। 29 जनवरी 2016 जब से वाइस चांसलर आया है, इसको एक एजेंडा से भेजा गया है कि जेएनयू को ख़त्म करना है, जेएनयू का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसको ख़त्म करना है, और जेएनयू में अपना विचारधारा को ज़बरदस्ती लोगों पे थोपना है, और जो इसका विरोध करेगा तो उसको सज़ा देनी है। अब यही चीज़ वो बार बार चली जा रही है। कभी आप देखेंगे कि फरवरी 2016 में मनगढ़ंत कहानियाँ बना के लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ महीने बाद नजीब अहमद, एक मुसलमान छात्र को पीटा गया, उसको गायब किया गया, फिर उसको पीटने वालों को बचाया गया। जेएनयू में पिछले साल 1000 से ज़्यादा सीट की कटौती हुई, मतलब एडमिशन की कटौती हुई। जेएनयू की जितनी अच्छी पॉलिसीज़ थी, मैं एक उदाहरण लूँ कि जो पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो लोग जब एडमिशन टेस्ट देते थे उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा, एक सिस्टम है डेप्रिवेशन पॉइंट, 5 नंबर मिलते थे कि वो लोग भी उच्च शिक्षा में आ पाएँ, जेएनयू में एडमिशन ले पाएँ। और इन नीतियों के चलते ये जेएनयू सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों से छात्रों को नहीं लेता था, बहुत सारे पिछड़े इलाकों से भी यहाँ देश के लोग आते थे। अब उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। इससे किसका नुकसान होगा? इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ये अब सोच ही नहीं सकते कि किसी उच्च शिक्षा में आके कभी पीएचडी कर सकते हों, तो उन लोगों को बाहर रखा जा रहा है। और अभी रिसेंट पास में जिस किस्म के घटनाएं बाहर आई हैं, एक वाइस चांसलर का राइट हैंड मैन अतुल जोहरी, जिसको वाइस चांसलर का सबसे ज़्यादा समर्थन करता था हर एक छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी नीतियों में, उसके खिलाफ 8 महिलाओं ने ये बात जाके पुलिस कंप्लेंट में दी कि हमारा ये यौन शोषण करता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था, और उस पर एफआईआर दर्ज हुई। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे। उसके बावजूद उसको 5 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। गिरफ्तार किया जाता है तो आधे घंटे में छोड़ दिया जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो एक मैसेज यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से और इस सरकार की तरफ से बहुत सामने बिल्कुल साफ शब्दों में आ चुका है। अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी, और अगर आप सरकार के समर्थन में हैं तो आप कितनी भी गुंडाई कर लें, किस किस्म का भी काम कर लें, चाहे आप विश्वविद्यालयों के बाहर गौरक्षक जाके लोगों का हत्या कर दें, यूनिवर्सिटी के अंदर नजीब को गायब कर दें, रोहित को मार दें, या महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण कर दें, पूरी सरकार, पूरा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन आपका समर्थन करेगा और आपको खुली छूट देगा। यही हमारे देश में इस समय गुंडों का राज है। ये गुंडों का राज हमारे विश्वविद्यालयों में भी आ गया है, और इस चैलेंज को, और कितने नाजुक दौर पर हमारा देश आ गया है, इस चीज़ को हमको समझना है। हम लोग बात करते हैं कि हमको जेएनयू को बचाना है, जेएनयू का जो एक विरासत है, एक प्रोग्रेसिव लेगेसी है, उसको बचाना है। लेकिन आज हम एक बात समझ चुके हैं कि जेएनयू जब भी बचेगा जब देश बचेगा, क्योंकि देश के ही लेगेसी पे आज कहीं ना कहीं सवाल उठ गया है। ऐसे लोग आज सत्ता में हैं जिनके यूनियन मिनिस्टर खुद आके खुलेआम बोलते हैं सभाओं में कि हमारा काम है, हम इसलिए आए हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसे लोग सत्ता में हैं तो हमको इस चैलेंज को समझना है, और आज हमको यूनाइट होना है इस फाशीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए। बीइंग ए जेएनयू स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर, जो मुल्क का यूथ है, जिसकी सोच डेमोक्रेटिक है और जो सोचता है कि भाई मुल्क की तरक्की हो, क्या बोलना चाहिए, पसमानदा तबक़ात जो हैं वो मुत्तहिद हो जाए, तो उनके लिए उमर खालिद का क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मेरा पैगाम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पैगाम था, उनके आखिरी शब्द थे इस देश के शोषित वंचित जनता के लिए, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और कहीं ना कहीं आज इन तीनों चीज़ों पे ही हमला है। शिक्षा पे हमला है, जो संगठित आंदोलन है उन पे हमला है, और जितने संघर्ष हैं उन पे हमला है। चाहे वो किसानों का संघर्ष हो, आदिवासियों का संघर्ष हो, दलितों का संघर्ष हो, सब लोगों को मारा जा रहा है, सब लोगों को डराया जा रहा है, और डर के आधार पर राज किया जा रहा है। अगर आप आज देखें, इस देश में 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, लेकिन मुद्दा आज डिबेट के लिए ये नहीं है। मुद्दा है लव जिहाद, घर वापसी, राम मंदिर, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हम असली मुद्दों पे कभी आएँ। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको असली मुद्दों पे खड़े रहना है। हमको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र अपनाए जाएंगे। 2019 में चुनाव हैं, और इन पिछले 4 साल में एक चीज़ बहुत साफ जाहिर हो चुकी है कि जितने सरकार के वादे थे वो झूठे वादे थे, वो जुमले थे। चाहे वो अच्छे दिन के वादे हों, चाहे वो विकास के वादे हों, चाहे वो उनके नारे हों कि बहुत हुआ नारी पे वार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार,
दो करोड़ रोजगार हर साल में पैदा होंगे, कितने बेबुनियाद हमको हमारे आंखों में धूल झोंकी गई, ये आज बहुत क्लियर हो गया है। और ये सरकार भी जानती है कि जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है, इसलिए अब उनके पास एक ही षड्यंत्र रह गया सत्ता में बने रहने के लिए, वो है हिंदू मुस्लिम दंगा कराना, सांप्रदायिकता फैलाना, जाति के आधार पर हिंसा करना और इस बंटवारे के आधार पर चुनाव को लड़ना। और ये अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर आप इंसिडेंट्स देखें तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये गेम प्लान। मतलब पहले 3 साल इन्होंने घर वापसी, लव जिहाद, गौरक्षा के नाम पे सांप्रदायिकता को फैलाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है 2018 एक ऐसा साल है जब त्योहारों के अराउंड ये इस किस्म की हिंसा भड़काई जाएगी, चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार हो जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर वो धार्मिक त्यौहार हो। 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कासगंज में वहाँ एक बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेट किया गया और बिल्कुल फेक न्यूज़ चलाई गई उसके आधार पे। और वही चीज़ अब आप देख रहे हैं रामनवमी को लेकर। मैं ये पूरी न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे सुनने में आया तेलंगाना के भी कई क्षेत्रों में इस किस्म के डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, इस किस्म के कम्युनल टेंशन है रामनवमी को लेकर। अब तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, बंगाल, ये सब मीलों दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद अगर हर एक जगह एक ही पैटर्न पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान एंड दिस इज अ प्लान दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ बार बार यहाँ के देश के जो हुक्मरान हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो बार बार आके एक चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। और मैं एक्चुअली उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि हिंदू इस देश के खतरे में है, लेकिन वो खतरा क्या है? वो खतरा है बेरोजगारी, वो खतरा है कृषि में संकट, वो खतरा है शिक्षा को ख़त्म करना, वो खतरा है स्वास्थ्य को ख़त्म करना, वो खतरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना। और इस खतरे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, इस खतरे के लिए जिम्मेदार हैं जो हमारे देश को राज कर रहे हैं। आप असली खतरे को ना समझें, इसलिए हमारे देश के हुक्मरान चाहते हैं कि आपके सामने कुछ मन घड़त बिल्कुल नकली शत्रु बना के पैदा किए जाए। कभी वो नकली शत्रु जेएनयू के छात्र हो सकते हैं, कभी वो नकली शत्रु मुसलमान हो सकते हैं। अगर आजकल मैं टीवी न्यूज़ देखता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है, किस किस्म की बातें आज खुलेआम बोली जा रही हैं। मतलब जिस किस्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है टीवी डिबेट्स में, जिस किस्म की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि मुसलमान इस देश के नहीं हैं, मुसलमानों ने देश का बंटवारा किया। ये देश वो देश है जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, और इतनी बड़ी आबादी को अगर आप क्रिमिनलाइज करेंगे तो ये इस देश के मुसलमानों के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अगर इस हिंसा के खिलाफ, इस उन्माद के खिलाफ हम नहीं बोले तो ऐसा नहीं है कि इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है वो बचा रह जाएगा। ऑलरेडी जितने किसान आत्महत्या करते हैं, जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने छात्रों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, क्या वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर द मुस्लिम्स? नो, दे आर नॉट मुस्लिम्स। बट दिस पोलराइजेशन is only to ensure that we don't understand our real problems. And I think someone like me has my task is cut out for the next 1 year till these elections happen, that we need to bring them to the real agenda. And I am convinced अगर हम असली मुद्दों पे एक साल बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करें, तो ये सरकार रहेगी नहीं। मोदी साहब ने भी कुछ दिनों पहले आके बोला कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। मैं उनको बोलूंगा, आपने सिर्फ पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं बनाया, आपने दंगा करने को भी रोजगार बना दिया है, आपने गौरक्षा को भी रोजगार बना दिया है। मतलब एक ऐसे समय में जब देश में रोजगार नहीं है, गौरक्षा एक रोजगार बना दिया है, और गौरक्षकों को भी अब सरकारी नौकरी देते हैं। वो अखलाक को जिन लोगों ने मारा था उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी गई। तो ये इस किस्म के राजनीति को, इस किस्म की घटिया राजनीति के खिलाफ आज हमको खड़ा होना है। और सिर्फ हमारे और आपके नहीं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके मुस्तकबिल का भी ये सवाल है कि हम आने वाले जनरेशन को किस टाइप का देश देना चाहते हैं। एक ऐसा देश जिसमें नफरत इतनी ज़्यादा फैलाई जाए, ये नफरत हम सबको खा जाएगी अगर आज हम इसके खिलाफ खड़े नहीं रहे। अभी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट आया जिसने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को डाइल्यूट करने की बात करी, डाइल्यूट किया और बहुत सारे बदलाव किए उसमें। उसके खिलाफ दलित समाज में ख़ासतौर से एक बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि इस किस्म से वो लोग सड़कों पर निकल कर आए। और जब वो निकल कर आए तो हमने ये भी देखा कि इस किस्म पर उन पर दमन हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, और हमने ये भी देखा उस चीज़ को मिस रिपोर्ट किस तरीके से किया गया और दलितों को ही इसका जिम्मेदार किस तरीके से बताया गया, जबकि वो एक्चुअली दे वर द विक्टिम्स ऑफ दिस वायलेंस। एक चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम दलितों की बात करते हैं, हम दलितों पे जो अत्याचार होता है उसकी बात करते हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर 2 घंटे में किसी दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, किसी दलित को मारा जाता है, किसी दलित को जलील किया जाता है। और ये 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारे देश की सच्चाई है। एक तरफ हमारा संविधान अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, एक तरफ हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन आज भी हमारे देश की सच्चाई ये है। अगर गुजरात का उदाहरण लें, जिस गुजरात मॉडल की बहुत बात की जाती है, तो गुजरात के अंदर आज एक भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ अनटचेबिलिटी ना हो। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी सोशल बॉयकॉट किया जाता है। और अगर दलित अपनी आवाज़ उठाएं, अपने अधिकारों की बात करें, तो उनको जेलों के पीछे बंद किया जाता है और उनको बर्बर तरीके से मार भी दिया जाता है। यही सच्चाई थी। इसी सच्चाई को लेके बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसके बाद ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया।
अब ये बोला जा रहा है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कन्विक्शन नहीं होते, इसका मतलब ये है ऑनरेबल जजेस के हिसाब से कि इसका मिसयूज किया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। अगर कन्विक्शन कम है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से पुलिस नहीं कर रही है, किस तरीके से FIR दर्ज नहीं हो रही है। अगर FIR दर्ज भी होती है तो किस तरीके से प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस को वीकन कर दिया जाता है, जिसके चलते इवेंचुअली कोर्ट में जाके वो लोग बरी हो जाते हैं। ये भी हमारे देश की एक सच्चाई है। मतलब कई बार ये डिबेट होता है कम्युनल वायलेंस को लेकर, कास्ट वायलेंस को लेकर, और बोला जाता है खासतौर से अगर कम्युनल वायलेंस और कास्ट वायलेंस करने वाले लोग सत्ता में हैं तो वो बार बार बोलते हैं कि कोर्ट की तरफ से हम लोग बरी हुए हैं। और ये कई बार सच्चाई है, कोर्ट की तरफ से कई बार ये लोग बरी हुए हैं, लेकिन उस बरी होने के पीछे तो साजिश रची जाती है कि FIR दर्ज करने से लेके इन्वेस्टिगेशन तक जितने ज़्यादा मैन हैंडलिंग हुई जाती है इन सब केसेस में, और जो कम्युनल और कास्टिस्ट बायस हमारे समाज में है वो किस किस्म से पुलिस और ये स्टेट मशीनरी के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, ये भी एक सच्चाई है। उस के खिलाफ आज ये लोग आक्रोश में हैं, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। मैं उनके साथ पूरी सॉलिडारिटी में हूँ। ये जो बदलाव लाए गए, मैं चाहूँगा कि इन बदलावों को ख़त्म किया जाए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट एक बहुत बड़े आंदोलन की जीत थी, उसको बचाया जाए। और एक चीज़ और हमको समझने की ज़रूरत है, आज के समय में जब भाजपा RSS जो इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, जिनके बड़े बड़े आइडियोलॉग बहुत पहले ही बोल के चले गए हैं कि हमारा जो सपना है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का है। गोलवालकर साहब ने 1936 में बोला था कि हमारे 3 शत्रु हैं जब अंग्रेज़ देश में थे, लेकिन उनके शत्रु में अंग्रेज़ नहीं आए। मुसलमान, ईसाई और वामपंथी हमारे 3 शत्रु हैं। और आज मोदी साहब, जिनको गुरु गोलवालकर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आज जब वो सत्ता में है तो उनको लगता है कि उन गुरु जी का सपने को हमको ज़मीन पर उतार देना है। तो वो इस सपने को उतारने के लिए एक बहुत सोचे समझे साजिश के बतौर दलितों और आदिवासियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस सांप्रदायिक राजनीति के लिए। गुजरात का अगर आप उदाहरण देखें, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है। गुजरात 2002 दंगे में, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में बहुत बड़ी मात्रा में दलितों को और आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया एज फुट सोल्जर्स, उनसे दंगा करवाया गया। लेकिन क्या वो जब दंगा ख़त्म हुआ और मुसलमानों के खिलाफ मारकाट ख़त्म हुई और वो दलित और आदिवासी अपने गाँव में गए, तो क्या उन दलितों और आदिवासियों को इज्जत मिली? क्या उन दलितों और आदिवासियों को ज़मीन मिली? क्या उन दलितों और आदिवासियों को कुएं में जाके पानी निकालने दिया? क्या उन दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया? क्या उन दलितों और आदिवासियों की ज़मीनों को छीन के अडानी और अंबानी को नहीं दिया? नहीं, ये सब कुछ उनके साथ हुआ। और ये बात आज दलित और आदिवासी भी समझ गए हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती दलित आंदोलन की अगर इस सरकार को आई तो वो गुजरात के अंदर से आई, ऊना के बाद, जब दलितों ने यह नारा लगाया कि दलित और मुसलमान भाई हैं और दलित और मुसलमान मिलकर इस हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। इस जो यूनिटी बन रही है आज, शोषितों के बीच में एकता बन रही है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, ये हमको ये शोषितों की एकता बनानी है। और ये शोषितों की एकता ना बने, इसको तोड़ने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके से हमको आपस में बांटने की कोशिश करेंगे, और इस बंटवारे को भी हमको समझना है। मतलब आज जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था और जो अंग्रेज़ों के चापलूस थे, अंग्रेज़ चले गए, वो अंग्रेज़ों के चापलूस आज वो डिवाइड एंड रूल हमारे देश में कर रहे हैं। जो लोग इस सिस्टम के शिकार हैं उनको आपस में लड़वा रहे हैं। हमको इस एजेंडा को समझना है, इस गेम प्लान को समझना है, और एक बात को समझना है, जब हमारा शत्रु एक है तो हमको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की और सब गरीब लोगों की एकता बनानी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, ये दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, किसान, मजदूर, गरीब विरोधी सरकार है, इंसानियत विरोधी सरकार है। आज इंसानियत के लिए हमको लड़ना है और हम लड़ेंगे और हम इस सरकार को शिकस्त देंगे। थैंक यू।